आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ बाबा और सरदार के साथ, और अब बिजार खबर की बारी है। और एयरलाइंस इंडस्ट्री से ना बैक टू बैक बिजार खबरें आ रही हैं ताऊ। यानी क्या हो रहा है वहाँ पे, कुछ उन्हें यज्ञ हवन करवाने की ज़रूरत है। तो ये बेंगलुरु से दिल्ली ये फ़्लाइट जा रही थी, गो फर्स्ट की फ़्लाइट थी, और सब लोग चेक इन कर चुके थे जितने यात्री थे, सुरक्षा की जाँच हो चुकी थी, और 4 बसों में सवार होकर के ये लोग एक जगह इंतज़ार कर रहे थे। इन्हें लगा कि अब इनका भी बुलावा आएगा, और ये 54 थे संख्या में। तो ये निश्चिंत थे कि हम 54 हैं, तो फ़्लाइट हमें छोड़कर कहाँ जाएगी। तो फ़्लाइट उड़ ली, मतलब उड़ गई फ़्लाइट। हाँ, लेकिन ये तो गलती है भाई पायलट की। हाँ, नहीं पता नहीं पायलट की या पायलट को इंस्ट्रक्शन ग्राउंड स्टाफ वाले की भी। हाँ वही की वहाँ से लोग बैठ चुके हैं, एक बस आई उसके लोग गए, दूसरी बस आई उसके लोग गए, तीसरी बस आई उसके लोग गए, चौथी भी पूछ लो एक और आ रही है क्या। 3 आई, उन्होंने कहा ठीक है हो गया, अब चढ़ गए आप लोग सभी, बस गई। उनको 54 सीट खाली, मतलब या तो एयरलाइंस के दिन इतने खराब हो गए, इतने खलिहर चल रही फ्लाइट। हाँ, आमतौर पे तो आजकल 54 नाम बुलाते तो कहते हैं यार ऐसा करो, अनाउंस कर दो। हाँ, जेका चलेगा। बाद में उनको जैसे तैसे 12 बाद में उनको कोई दूसरी फ्लाइट करके जैसे तैसे कॉम्पेंसेट किया गया। लेकिन समय का क्या ही कॉम्पेंसेशन होगा। कभी आपका इस तरह का मतलब से फ्लाइट तो पता नहीं, वैसे आपने नहीं छोड़ी होगी, आप तो समय पे पहुंचे। फ्लाइट कभी नहीं छूटी, बट डिले हुई है। और जब बोर्डिंग गेट क्रॉस कर चुके हैं वहाँ पे तो ये होता है ना कि कितने लोग यहाँ से गुजर चुके हैं, उतने लोग फ्लाइट में होने चाहिए। और वहाँ पे भी मैच करते हैं वो, जब आप फ्लाइट के अंदर घुस रहे होते हैं। तो मतलब क्या है ये, बहुत अजीब अद्भुत सी थी, और इसको बहुत सीरियसली लिया भी गया है वैसे। हाँ, ये पहले जब ऑनलाइन चेक इन का सुविधा नहीं था, तो एयरपोर्ट पे अगर आपका बोर्डिंग पास इशू हो गया है तो आपको ले जाना एयरलाइंस की जिम्मेदारी होती थी। केवल इशू होने भर से आप अंदर आए, आपने टिकट दिखाया, आपको बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास मिल गया मतलब कि आपका जाना तय है। आपके बिना फ्लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि उनके पास ये है कि 170 बोर्डिंग पास इशू किए हैं, मनाई बैठे हैं 150, 20 कहाँ गए। घुरा के लोग बुलाए जाते रहे। फिर क्या हुआ कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद में आपने बोर्डिंग पास भी ले लिया है, सिक्योरिटी चेक इन भी आपका हो गया है, लेकिन गेट जो बोर्डिंग का जो गेट है जहाँ से बोर्डिंग के लिए एंट्री होती है बोर्डिंग पास दिखा करके, वहाँ पे अगर आप देर से पहुँचे, क्योंकि ये हो गया कि लास्ट 5 मिनट में कोई अचला आ रहा है। अब उसके लिए 5 मिनट, अगर 9 बजे फ्लाइट है, 8:55 पे कोई आया है, तो उसको फ्लाइट तक पहुँचाना, उसको बैठाना, और उसके बाद सब गेट और सारे क्लियरेंस, उनको 10-15 मिनट लगेगा ना भाई। वो दिखाएगा कि हाँ आप क्लोज, ये वो बत्ती दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा, दरवाजा बंद होगा, दुनिया का रायता जहान है। तो ये हुआ कि 9 बजे की फ्लाइट को 9 बजे ही अगर टेक ऑफ कराना है तो 8:30 बजे के बाद में प्रवेश बंद कर दीजिए। तो ये हुआ कि बोर्डिंग पास भी है, सिक्योरिटी चेकिंग भी कर ली है, लेकिन स्मोकिंग एरिया में स्मोकिंग करते रहे। यहाँ गेट पे भैया बर्गर खावत रहे नहीं। हाँ। और लड़ाई होती थी। उसके बाद वहाँ पे जो स्टाफ है उससे लड़ाई करे, कैसे नहीं जाने दोगे, पैसे लगाए आपने, पैसे मार एकदम पेलम पेले हाथ लगे। करेंगे भाई साहब नहीं हो सकता, दरवाजा बंद, काम खत्म। फिर वहाँ दिल्ली में जैसे होता है लोग फ़ोन लगाने लगते हैं तुरंत, इधर उधर फ़ोन लगा, कुछ होता नहीं, तो सामने वाले को बताना होता है कि पेल दूंगा तुमको, होता कुछ नहीं। आखिर में वो लोग सरेंडर करते हैं। तो उसमें शुरुआत में तो कुछ फ्लाइटों ने कहा कि अगली में एडजस्ट कर देंगे, चलिए आप छूट गए, आप आए थे, कोई बात नहीं। फिर वो भी बंद हो गया। और अब तो ये है कि भैया बोर्डिंग के गेट तक आपकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। लेकिन आज भी नियम ये है कि बोर्डिंग वाला गेट आपने क्रॉस किया तो फिर उनकी जिम्मेदारी है। करेक्ट, क्योंकि वो वहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग इन गए, और वो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच इसलिए है कि 54 लोगों को आपने जहाँ से विमानों में लोग चढ़ते हैं वहाँ तक की एक्सेस दे दी है, और उनको किसी विमान में नहीं बैठाया है। वो 54 लोग बाकी विमानों के लिए आफत हो सकते हैं, या उतर के टहल सकते हैं। मतलब एक आदमी बोर्डिंग एरिया में अगर एंटर कर गया, जिसके पास टिकट नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है, तस्दीक नहीं है, वो आदमी विमानों के साथ किसी भी तरह का खिलंदौल कर सकता है। उसको कुछ नहीं करना है, गोला प्रकार से 2 बार जा करके चुई चुई मार देना है हवा में। कुछ भी हो सकता है, गलत बात है। तो 54 लोग आप अगर एयरपोर्ट पे आफ्टर बोर्डिंग छोड़ के चले गए हैं तो ये सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है, और इन सबकी नपैया होनी चाहिए ग्राउंड स्टाफ। मुझे लगता है नपैया होगा, क्योंकि इसको बहुत सीरियसली लिया भी गया है। इनको अच्छे से
इनको रंदा लगा के चिकना कर दिया जाएगा एकदम। एक बिज़ार खबर और आई है जिसमें हमने ना तलाक की कई वजहों पे बात की है ना, मैगी बनाने की शिकायत और तमाम, हमने नॉनवेज खाने वाले खाती थी इसलिए कुड़ते थे, और ताऊ ने तब आधारहीन तलाक की वकालत की थी, मुझे याद है। तो एक महिला है, लंदन में रहती हैं, अमांडा रोजर्स उनका नाम है, और वो अपने एक इंटरव्यू की वजह से चर्चा में है। उन्होंने 2014 में अपने पति को तलाक दिया था और उसके बाद एक कुत्ते से शादी कर ली थी, डॉग से। और ये कोई इन्होंने ऐसे गुपचुप तरीके से शादी नहीं की, मतलब एक दिन उन्हें घोषित नहीं कर दिया कि मैंने कुत्ते से शादी की थी। उन्होंने उस शादी में बाकायदा उसका आयोजन किया, 200 मेहमानों को बुलाया, और शादी में सभी, खाने में क्या था? हाँ सभी, खाने में क्या था? ये इसमें नहीं है, रॉयल कैनिन या पेडिग्री, सारे रीति रिवाजों के साथ। लौके वालों के लिए क्या रखा था? बस इसमें यही था कि दूल्हे की जगह जो है कुत्ता था, और अब वो अपने पति से ज़्यादा खुश हैं अपने पेट डॉग शेबा के साथ, ये उसका नाम है। क्या आप कह रहे थे कि पति में जो खोज रही थी वो नहीं मिला? तो हाँ, तो पति में जो खोज रही थी उसी से शादी की फिर बाद में। अच्छा, फिर बाद में उसको खोज लिया और उससे ब्याह कर लिया। वैसे बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है क्योंकि पीछे पड़ सकते हैं। सूजा इस तरह की पेंटिंग करते रहे जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन प्राय ऐसा, मतलब आप देखेंगे कि महिलाओं को कुकुर प्रेम बहुत रहता है। नहीं, लेकिन पुरुषों से अधिक वफादार तो है ना कुत्ता, है? मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं तक इसको लाना चाहता हूँ। ताऊ, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो देखिए, पुरुषों के साथ रहने से बेटर है कि वो शेबा के साथ रहें, जिसे हम प्यार से जैकिया कहते हैं, श्राप बोलते हैं। वो इसलिए कि उनका पति, भारत जैसी व्यवस्था नहीं है वहाँ समाज में, है ना, वो दारू पी के लेटा रहेगा, कुछ ऊपड़ खाबड़ वायलेंस भी करेगा। कुत्ता कम से कम आपकी रक्षा करता है, पहली बात, आपके लिए जान दे सकता है। कुत्ता आपसे डिबेट नहीं करता है, और वही सबसे बड़ी और आपसे बात नहीं करता, ये नहीं कहता कि कुछ बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम मुझे टाइम क्यों नहीं देते, है ना, और कि कुछ भी बात क्यों नहीं कर रहे। हाँ, आपने कहा कि मुझे मैच देख रहे हो दिन रात फुटबॉल, बात करो, या तो आज कहीं चलते हैं, आप कुत्ते को कहते हो चलो तो चल पड़ता है वो, आप उसके साथ खेल रहे हो तो खेल। हाँ, आप तो कुत्ते से कहते हैं वॉकी, कुत्ते कहते यस यस हैप्पी, जोटा का मारता शुरू तो चारों तरफ यस। वो जो भी उनके हस्बैंड थे, वो उनको वॉकी पे नहीं जाना था। हस्बैंड से कहती थी वॉकी, नॉट टुडे, लीव इट, इट्स मंडे, हाउ कैन यू से दिस। और दूसरी बात है कि तलाक का कोई भी बहाना हो, कोई भी कारण हो, अद्भुत होता है, पवित्र होता है। आपको मैं तो चाहूंगा कि कुत्ता भी नहीं रहे, है ना, पर कुत्ते की क्या है, वो रहता है। तलाक लेने का जब ना कोई बहाना मिला तो जैकी के बहाने आ गए। अच्छा, अभी इसको कहते हैं द श्वान सॉन्ग। गुड बॉय, गुड बॉय। अभी तो आपके पास भी लियो है, और अभी नोएडा, एनसीआर, पूरे एनसीआर में ये इस तरह की बड़ी बहस चल रही है सोसाइटीज़ में कि पेट ओनर्स के राइट्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप किस मतलब पार्क में घुमा सकते हैं। कुत्तों को लोगों ने शाहरुख खान समझ के सोशल कैंपेन शुरू कर दिया है कि कुत्ते नहीं चाहिए, कुत्ता, और उनकी छवि खराब कर दी गई है पब्लिक में। जैसे राहुल गांधी को कैसे ओवर द ईयर्स एक बेवकूफ़ आदमी की तरह दिखाया गया, वैसे कुत्तों को एक वायलेंट एनिमल के तौर पे दिखाया गया कि वो शिकार करता है लोगों का, बच्चों को काटता रहता है। और कुत्ता अच्छा भला रोड पे बैठा होगा, बगल से निकल ए हट, तू कितने दिन सुनेगा। कुत्तों की छवि खराब हो गई है, और साथ में कुछ लोग जो कुत्तों को कभी कभी खाना खिलाते हैं, उनकी भी छवि खराब हो गई है। इनकी वजह से इनकी शय और जनरल माहौल हो गया है सब जगहों पे कि लोग कुत्ते ना रखें। उससे क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव पड़ा, उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन कराइए, फला ब्रीड तो आप रख ही नहीं सकते, उनको तो बैन कर दिया हमने, बाकी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। हमारे यहाँ तो कैंप लगने वाला है सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन जाएगी और आपसे फीस लेगी 300-500 जो भी है, उसको रजिस्टर करेगी, उसके कागजात आपको उसको देने पड़ेंगे। लिखवा दीजिएगा, नाम लियो,
नागरिकता बांग्लादेशी। ठीक है, अब है कि भाई कागज दिखाओ, आगे ये होगा कि आपके पास डॉग है, हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाओ। रोज लियो मौज लियो, ना मिले तो खोज इसी पे लियो। हुआ कि भाई साहब ये सुप्रीम कोर्ट के जज से शुरुआत की थी ना हमने कि पेपरलेस। पेपरलेस, तो फिर कागज कैसे दिखाएंगे? पेपरलेस है ना, ये है कुत्तों के रजिस्ट्रेशन होंगे, उनका एक ऐप बन गया है जिसमें आपको उनके वैक्सीनेशन स्टेटस इत्यादि को अपडेट करना है, उसकी डीवर्मिंग अभी कराई है। अरे भाई साहब अभी जगह हो आप, कुत्ते तो इस देश में यार युधिष्ठिर के समय से हैं। दोस्त की सोसाइटी में शेम किया जा रहा है ऐसे वीडियो बना करके कि देखो ये पार्क में टहला रहे हैं, या लिफ्ट में ले आए, उस सर्विस लिफ्ट में नहीं ले गए कुत्ते को। नियम बना दिए हैं बाय द वे कि अब सर्विस लिफ्ट में ही ले जा सकते हैं कुत्ते को, जिसमें लोग जाते हैं उसमें नहीं, तो कभी उसमें ले गए तो वीडियो बना करके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजा जा रहा है कि देखिए ये। शेम ही करना है तो उन पेरेंट्स को शेम कीजिए जो अपने बच्चे को कुत्ते 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 हर बात पे कुत्ते कह रहे हैं। और पेरेंट्स को देखो किस किस क्वालिटी के बच्चे लेके घूम रहे हैं लिफ्ट में, वो उनके बारे में तो सोचो। एक भी ठीक नहीं है, किसी का पंचर हुआ है, किसी का नट बोल्ट खराब है, वो कहीं भी जाते हैं, समाज के लिए एम्बैरेसमेंट है वो। अरे 3 पौवा लेंस लगाए हुए हैं ऊपर। ऐसे थोड़े ना होता है कि 9 महीने में एक यूनिट निकाला और आपको लगता है कि ये उससे बेटर है, ऐसा थोड़े ना है। मैं लिफ्ट में खड़ा था तो एक बच्चा था 9-10 साल का, तो लेकिन थोड़ा भारी भरकम शरीर था, या 11-12 का होगा, और उसने बैग टांगा हुआ था पीछे, और वो थोड़ा बेख्याली में बेखबरी में ऐसे घूम रहा था बार बार, और उसका बैग मुझे लग रहा था, और लिफ्ट में कई लोग थे। तो मैंने उसको बोला भाई साहब थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि मैंने पर्याप्त सम्मान से बोला, तो वो गुस्सा हो गया, वो बोलता आई एम नॉट दैट ओल्ड। ये उसका पहला रिएक्शन था कि भाई साहब कैसे बोल दिया। उन्हें उसको ये लगा ना कि मेरे यूनिट पे क्यों बात कर रहा है ये। नहीं बच्चा बोला मेरे को, हाँ आई एम नॉट दैट ओल्ड, कि आप भाई साहब मेरे को बोल रहे हो। उसके पेरेंट्स भी थे वहाँ पर। अभी तो मतलब दादी मुझ समाज कुछ रेखे कहीं आए नहीं है, तो मुझे तो लगा कि भाई साहब तो एक जनरल हमारे यहाँ सम्मान का। सूधे खड़े हो जाओ, मैंने इतना 2 घंटा पर ही तुम्हें छुल से मुंह तो वो भौंक पड़े तो ठीक है। वो ठीक है। अच्छा, अधिकतर बच्चों के साथ जो है, बच्चों का जो हरामीपन है सारी एक है, तो जाने ना भाई, बच्चों का जो नारकीय प्रवृत्ति उनकी है, जो उनमें एक प्रेत व्यापित रहता है छोटे बच्चों में खास तौर पे। कुत्ता बेचारा किसी मोह में, किसी प्रेम में उनके पास जाता है, पूछ हिलाते हुए कुत्ता कोई बच्चे के पास आया, तो पहले तो कुछ बच्चे उससे डील करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे करके उसको ना ऊपर चुड़िया वो टाइप उसके मत्थे पे, है ना, और जैसे उसको देखा कि नहीं तो सरेंडर की मुद्रा में है, कि कान वान में इतना पूंछ खींचना तुरंत चालू, है ना, तुरंत लबरा जाएंगे उसके साथ। कुछ बच्चे क्या है, उसको तुरंत डांटने लगेंगे, और कुत्ता खुशी खुशी आता है, मुंह खोल के हंसता है। कुत्ते हंसते हैं आकर के, आहा खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। उतने में कह देंगे ये काट रहा है, और वहां से भागने लग जाएंगे। जब भागने लगते हैं तो कुत्ते को लगता है चोर है साला ये हम तो बच्चा, तब कुत्ता उसको चेज करता है। जब कुत्ता चेज करता है तो वो अपना बैलेंस खो देते हैं, फिर अपना वो फुटपाथ पे खोपड़ी फोड़ेंगे, कोहनी छिलवाएंगे, उसका कहेंगे अरे विवेक के कुत्ते से मुझे काटा। वैसे ये अब जब मैं भी पहले छोटपन में भागता था तो चेस करता है, मैंने जिस दिन भागना बंद कर दिया, हाँ, कुत्तों से डर चला गया मेरा, वो है। और कुत्तों का क्या होता है, वो देखो इस धरती पे ना 10-12 साल मैक्स, 12 साल टोटल, वेरी लो कार्बन एमिशन, ठीक है, एंड जनरल मतलब ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं, और वो निकल लेते हैं। वही आपका जो यूनिट है बिल्कुल, वो पता नहीं 60, 70, 80 साल कितने साल रहेगा, कितनी गाड़ियां चलाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो आप थोड़ा सहानुभूति रखा करो दूसरे बच्चों के साथ। इस देश में क्या है कि चूंकि स्ट्रे डॉग का कॉन्सेप्ट ना सब जगह पूरी दुनिया में इस तरह का नहीं जितना अपने यहाँ है, और वो सड़क पे इसलिए हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है, नहीं तो उनको भी शौक नहीं है सड़क पे घूमने का और जूठा खाने का। बिल्कुल। अपन ना ऐसे सड़क पे घूमते हुए व्यक्तियों को भी ऐसे ही देखते हैं, उसी हिकारत की नज़र से देखते हैं जैसे सड़क पे घूमते हुए कुत्तों को देखते हैं, और इनमें समझते हैं कि ये न्यूसेंस है। ये वो शब्द भी है ना, सड़क छाप शब्द की जो छवि है वो देखिए ना, हम ये मानते हैं कि वे न्यूसेंस हैं क्योंकि उनका घर नहीं है। तो मतलब व्यक्ति हो या अव्यक्ति हो,
हकीकत ये है कि हम घर वालों को बहुत अच्छा समझते हैं, बेघरों को हमेशा अपशिष्ट ही कहा गया, माना गया। और जिस समाज की लड़ाई कुत्तों से है, उस समाज के लिए अगर आप कुत्तों को हटा दीजिए तब भी उनका व्यवहार बदलने वाला नहीं है। वो नए किस्म के 2 पैर वाले कुत्ते खोज लेंगे। कुत्ते पढ़ दोगे, यही मौका है। ये गलियों के आवारा बेकार, आपको याद है कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई। फैज़ साहब निकाल लेता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ की ये बड़ी मशहूर नज़्म है। बाय द वे इसको हीरावल ने गाया भी है और बहुत सुंदर गाया है उसको। मतलब वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि सुंदर गाया, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है। मतलब मैंने क्योंकि इसको सब कहा तुम लोग खराब गानों को पॉपुलर करवा रहे हो। वो गाना है ही नहीं ना, मैंने कुत्ते को गाते हुए किसी को सुना ही नहीं था, तो मैंने उन्हीं को सुना और मुझे लगा कि इसको कुछ गाया को गाते हुए मैंने सुना है। किसी भी मंदिर में घंटी आरती हो तो आप देखिए कुत्ते गा रहे हो तो पूरा मुंह उठा के अपना। हाँ, तो ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की दुत्कार इनकी कमाई, ना आराम शब को ना राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिला दो, ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, मजलूम मखलूम गर सर उठाएं तो इंसान सब सरकशी भूल जाए, ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। 100 करोड़ से ज़्यादा है लोग कुत्ते। चिट्ठियों की ओर आज की पहली चिट्ठी आई है तरुलिका की, जो इसके पहले भी आई थी इनकी चिट्ठी, और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। रेल वाला प्रसंग उन्होंने 2 हफ्ते पहले लिख के भेजा था। चिट्ठी पढ़ता हूँ। पिछली चिट्ठी बिना अभिवादन के शुरू किए थे, बचपन से आदत हो गई है, जिनका सम्मान करते हैं उनके पाँव छू लेते हैं, प्रणाम बोलकर पूरा फील ही नहीं आता, पाँव छूने के बाद ही लगता है कि ठीक से सम्मान दिया। नमस्ते तो हम अपने उन रिश्तेदारों को बोलते हैं जिनके आने पर हम बचपन में नाटक करके सो जाते थे। प्रणाम से बेहतर मेरी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए वाक्य है गोड़ लागतनी, इसलिए ही ससम्मान बाबा ताऊ और सरदार गोड़ लागतनी। हमारी पहली चिट्ठी को शामिल करने पर हमसे ज़्यादा कुछ और लोग खुश हुए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिट्ठी लिखकर नहीं भेजते। ताऊ का खासा क्रेज़ है हम लोगों में। ताऊ ने कहीं पर तारीफ़ कर दी तो चिट्ठी सफल हो गई। एक सीनियर ने ये तक कह दिया कि ताऊ को नाम पसंद आ गया तुम्हारा, बस इतने में गंगा नहा आओ। बाबा के ज्ञान भंडार के आगे हम सब हर बार नतमस्तक होते हैं। कई बार आपको सुनते हुए जोन आउट होकर एक ही बात सोचते हैं कि बाबा यूपीएससी देंगे तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। नहीं होगा एक को में, इसलिए फार्म भी नहीं भरे। फिर दूसरे ही पल सोचते हैं कि वो कहेंगे ए पागल औरत वो कहाँ देंगे। फिर दूसरे ही पल सोचते हैं कि ए पागल औरत वो कहाँ ही देंगे कोई अटेम्प्ट। एपिसोड 119 में अम्बुज जी की चिट्ठी सुनते हुए जब बाबा ने काव्यात्मक रोने की बात कही तो एक घटना याद आ गया। मेरे पिताजी की दादी, जिन्हें वो ईया कहकर बुलाते थे, मेरी पीढ़ी वाली बच्चे उन्हें बूढ़ी दादी कहकर बुलाते थे। दिसंबर 2019 की बात है, जब बूढ़ी दादी अपने अंतिम दिनों में थी। वो अक्सर कहा करती थी कि उनका जन्म वर्ष तब का है जब गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। अगर उनकी माने तो 2019 में वो 100 वर्ष से अधिक उम्र की थीं, क्योंकि किसी पंडित जी ने कह दिया था कि बूढ़ी दादी राज की शादी देखकर मरेंगी, जो मेरा छोटा भाई है और वो उस समय 10वीं में था। तो सभी लोग बड़े निश्चिंत थे कि या अबे इतना जल्दी थोड़े मरी। हम उन दिनों स्नातक कर रहे थे और गोरखपुर में रहते थे, पर किसी कारण से उस समय घर पर ही थे। 17 दिसंबर की दोपहर को 3 दिनों में बूढ़ी दादी ने पहली बार कुछ खाया तो सबको लगा कि बस अब तो यहाँ ठीक हो गई। तभी बूढ़ी दादी ने अनार का जूस पीने की इच्छा जताई। दादी जूस पीने के बाद सो गईं। हम वापस गोरखपुर के लिए निकल गए। स्टॉप पर उतरते ही फ़ोन आया कि ईया का देहांत हो गया है, वापस आ जाओ। वापस पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक रिश्तेदारों की भीड़ लग गई थी। लोग 1-2 बार रोकर चुप हो चुके थे। हमको देखते ही एक रिश्तेदारी के भैया संभालने लगे हमको, वो भी तब जब हम ये सोच रहे थे कि यार ये इतने लोग हैं, किसका किसका पाँव छूना है। इसी बीच वो भैया ने हमें महिलाओं की गुट की ओर लगभग धकेलते हुए कहा, मत रो बाबू, तुम तो समझदार हो। रोना आ नहीं रहा था। ये सुनकर आश्चर्य हुआ और थोड़ी हंसी भी आई और मन में सवाल भी था, इतना क्यों बन रहे, ज़बरदस्ती का रोएं क्या।
फिर भी थोड़ा गंभीर होकर हम बोले कि उनकी उम्र हो चुकी थी, राज के ब्याह तक नहीं रहती। मेरे इतना कहने पर बुआ लोग चिल्लाते हुए रोने लगी। उसी में एक जन रोते रोते बोली, तरुलवा शाक में बिया, यानी शौक में है, अंदर ले जा लोगों के ए शशि तनी बिना दूधे के चाय बना देबू। और अब मतलब की बात तुरंत। हाँ, और अब आप तीनों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों ने कंचे खेले हैं? हम लोग उसे गोली बुलाते थे, सबको 1 रुपए का 8 मिलता था। गांव के माट साहब के घर से होने के कारण कभी कभार हमको 1 का 10 मिल जाता था, जो जुराबों और मंकी कैप में गोलियां रखते हुए गांव के बागीचे का भ्रमण करके घर लौटते ही मम्मी से कुटाते थे। वैसे तो ठीक ठाक दर्द होता था, लेकिन कल इतनी और गोलियां जीतना है, इसका उत्साह उस पर भारी पड़ जाता था। आप लोग भी केवल कुटाए हैं या लतियाए भी गए हैं? वैसे लतियाने से हमेशा पापा का एक किस्सा याद आता है। पापा और चाचा बचपन में खरहा मारने जाते थे। बताते हैं कि खरहा कोई भूरे रंग का जानवर होता था जो खरगोश के खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसको मारने के लिए ये लोग फर्रा का होता है। हाँ, उसको मारने के लिए ये लोग फर्रा का प्रयोग करते थे और 3-4 घंटे बाद घर लौटने पर आकर दादाजी से लतियाए जाते थे। बाबा, ये खरहा के बारे में भी कृपया कुछ बताएं। अंत में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हो तरुलिका। वाह, देख खरहा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। खरहा खरगोश ही होता है, पर बेघर होता है बस। हाँ, तो वो थोड़ा सा जंगली टाइप का खरगोश है, खाया वही जाता है, सफेद उजरा नहीं खाया जाता है। खरहा बहुत गर्म होता है और बहुत ही लजीज होता है। थोड़ा मिट्टी सा उसमें रंग, हाँ, नहीं, अच्छा, स्वाद में, टेक्सचर में जो है ना, थोड़ा मिट्टी वाला, उसके बारे में मुझे भुसभुसापन होता है उसमें। अच्छा, हाँ, देखिए हम तो खाए तो हमको मतलब उतना समझ में आया नहीं, लेकिन टेस्टी बहुत लगा। हाँ, अम्मा हमारी बना के रखती थी हमको। हमारी अम्मा को लगता था कि हमारा ब्रोंकाइटिस जो है वो कोई गुम ठंडक, गुम सर्दी कहीं बैठी है शरीर में जो निकल नहीं रही है, उसका इलाज ही बताया जाता है वो, है ना। तो जब तक वो निकलेगी नहीं तब तक ठीक नहीं होंगे। कबूतर से ठीक नहीं हुए तो खरहा मार के आइए। तो खरहा उस हिसाब से निपटाया गया है। रही बात कंचे की, तो कंचे की कहानियां इतनी हम उस पर लंबी विस्तार करेंगे। हम उसको गुल्ली बोलते थे। हाँ, बस हम इतने बताए दे रहे हैं कि कंचा तो हमने लोगों को अपनी उम्र के, पर आप तो फेंक के मारने वाला खेलते होंगे ना? बैठ के ऐसे, हम उंगली ऐसे पिलाने वाला खेलते थे। हाँ, अब पिल्लू बनता था, पिल्लू, है ना। और उसमें बाद में वो अंकल क्रूज देख देख करके हम लोग डकटेल्स के बाद में वो महाबंटा भी लेके खेलना शुरू किया, लेकिन महाबंटा से इतना बढ़िया नहीं। कंचे में दो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं। कंचे से कंचे को मार के कंचा फोड़ देते थे, बता के फोड़ते थे कि देखो ये कंचा आज बचेगा नहीं। आप कौन सी उंगली से खेलते थे? ये वाली से। हम इससे खेलते, तर्जनी से। अच्छा, आप उसके बगल वाली से, आप मिडिल फिंगर के बगल वाली से खेलते हैं। अच्छा, तो हम तो इससे खेले हमेशा। ये अपनी जोरदार है तो इसमें ये मेरी टेढ़ी होती थी और लोग जो है ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे इसको। ठीक है, और उसमें ये मूवमेंट होता था। हाँ, 2 बार 3 बार, उसके बाद टड़ांग। हाँ, तो ये कंचा, दूसरा कंचे का किस्सा एक छोटा सा वो बता देता हूँ। किस्सा नहीं, मतलब कि कंचे की बेकली यूं होती थी कि हाफ पैंट और बनियान या हाफ पैंट और कमीज पहन करके आप अपने बचपने में हैं, उस हाफ पैंट की दोनों जेबों में 10-10 कंचे आपने रख रखे हैं और आप लोटा लेके चले गए हैं निपटान को। खरबूजा खेत में बैठे हैं। मैं कुछ कल्पना तो कर पा रहा हूँ। वापिस आए तो कंचे मिले 7, एक जेब में, दूसरे में 10 पूरे थे, लेकिन एक में 7 थे। आपने आसपास वालों से तस्दीक की, हमारा कंचा तुम चुराए हो ना? सबने डिनाई कर दिया। सबकी जेब चेक की और कंचे गिने तो उनके कंचे उतने ही मिले, अपना कंचा नहीं मिला। आखिर में आप वही खरबूजा खेत में वापस गए, आपको पड़े हुए मिले। कहाँ बैठे थे? यही वाला है अपना, यही है। यही वाला है। बढ़िया, तरुलिका लिखते रहिए। हाँ। और ज़रूर जो आपने विषय बताया कंचे पर कभी लंबी बात भी अपन कर सकते हैं। अगली चिट्ठी है स्ट्रेंजर की, इनका नाम ही यही है। हम लोगों ने एक बार लोक खेलों की बात की थी। हाँ। तो अपने अंचल के खेल, उसमें कंचे की बातचीत हुई थी पतंग वतंग के साथ, लेकिन फिर कभी भी चर्चा करेंगे। स्ट्रेंजर की चिट्ठी है। आहाँ तीनों जनों के गोर लागे छी, हमें याद नहीं। हाँ, हमें याद नहीं 3 ताल सुनना कब से स्टार्ट किए थे, कौन सजेस्ट किया था ये भी याद नहीं, कितना सुन लिए ये भी याद नहीं। याद जो है वो बस आप तीनों की आवाज़।
अपना परिचय देते हैं। सब लोग कुछ ना कुछ अलग नाम रख रहे थे, तो हम भी अपना व्हाट्सएप वाला नाम बता रहे हैं, स्ट्रेंजर। ये नाम क्यों रखे पता नहीं, बस अच्छा लगा तो रख लिए, लेकिन जस्टिफाई भी करना है तो लोगों को बोलते हैं कि आई डोंट नो माई सेल्फ, दैट इज़ वाई आई एम स्ट्रेंजर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखें, चूँकि हमको 10-15 दिन हो रहा होगा सुनते हुए, तो सोचा हमें भी कुछ लिखना चाहिए। अभी मेरे मन में जो आ रहा है वही लिख रहा हूँ। मैं दरभंगा बिहार से हूँ और गुरुग्राम में रहता हूँ और कंटेंट राइटर का काम करता हूँ। यहाँ आए हुए बस 3 महीने हुए हैं और बाबा का एक बात मेरे कंडीशन में सटीक बैठ रहा है। एग्जैक्टली याद नहीं बाबा बोले थे या ताऊ, लेकिन गेस कर रहे हैं कि बाबा ही बोले होंगे। लोग ना ही महानगर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही महानगर लोगों को। बिल्कुल। चूँकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे तो एंग्जाइटी से डील कर रहे थे और कोई 3 ताल सजेस्ट कर दिया। बाबा को बोलते सुना तो लगा कि यार ये तो अपना ही बात कर रहा है। हम गांव में ही पले बढ़े और 15 साल तक वहीं रहे। उसके बाद पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ा। उसी पे कुछ दिमाग में आ रहा है। न शहर के हैं और गांव के नहीं रहे। एक बार हमको लगा कि कोई बिहार के तीन ताल सुन के हमको ये लगा कि बिहार के 3 आदमी बैठकर बातचीत कर रहा है, जिसको हम मिस कर रहे थे। बस फिर क्या था, हम सुनना स्टार्ट कर दिए सुबह से शाम। मेरे पास लग्जरी भी है तो 100 से ज़्यादा एपिसोड की। ऑफिस में आपका पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर लगाकर सुनते सुनते काम कर लेते हैं और हंसते रहते हैं। लोगों को लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, तो हम बस मुस्कुराते हैं और खूब मुस्कुराते हैं। वाह। बाबा की बातों पर तो कुछ ज़्यादा ही। एक एपिसोड में ताऊ पैर छूने की बात कर रहे थे। हम लोग उसको गोड़ लगना बोलते हैं, जो कि ताऊ ने भी बताया था। बस और कुछ नहीं फुरा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। रुकिए, कुछ आया दिमाग में। हम सोच रहे थे कि खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करें, स्ट्रेंजर दिस साइड, क्योंकि कॉरपोरेट में अभी अभी आए हैं ना। बस आज के लिए इतना ही। आगे कोशिश रहेगी और लिखने की। स्ट्रेंजर फ्रॉम गुरुग्राम। स्ट्रेंजर्स दिस साइड टू। भैया स्ट्रेंजर बढ़िया लिखते हैं। लिखते रहे, बढ़िया लिखते हैं, सुनत रहा, और दिल से लिखते हैं। और गिन गिन के जिसने जाम पिए उसने कुछ न पी, पीना उसी का है जो पिए बेखुदी के साथ। वाह। तो आपने किसने सजेस्ट किया था, कब सजेस्ट किया था, कौन से एपिसोड को सुने, कितना सुने, वो मतलब नहीं रखता है। आप जिस बेखुदी से सुन रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कुछ नहीं फुरा रहा है जिन्होंने लिखा है ना। मज़ा आ गया पढ़ के। अगला एक जो चिट्ठी है वो व्हाट्सएप नंबर पे आई थी हमारे, और इनके प्रोफाइल में नाम लिखा था प्रभात रंजन। कुलदीप जी, जब 3 ताल शुरू हुआ था तब कोविड का समय था। उस वक्त लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। तब 3 ताल ने इस कमी को पूरा किया। सुनकर ऐसा लगता था कि दोस्तों के साथ बैठा हूँ। पत्र नहीं लिखता था क्योंकि इस कमी को कुछ अन्य श्रोता पूरी कर देते थे, लेकिन आज कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब 3 ताल का नाम बदलकर 1 तारा रख देना चाहिए। क्यों? आप लोग खुद समझदार हैं। एक शिकायत है, आपके प्रोग्राम से क्षेत्रवाद और अभिजात्यवाद मतलब कि मनुवाद की बू आती है। सुधार लीजिए। बाकी आपका प्रोग्राम है तो कीजिए अपने मन की। वाह। ये कौन कौन सा वाद बताया इन्होंने? एक तो उन्होंने बताया कि क्षेत्रवाद। अभिजात्यवाद क्या होता है बाबा? है अभिजात्यवाद अभिजात लोग का होता है। एलिटिज्म। अच्छा, जैसे हम लोग कोई भी अभिजात तो है नहीं। तो डिलीटवाद वाले हैं। एलिट वाले तो है नहीं। एलिट तो सीरीज देख रहे हैं। क्षेत्र तो मेरा आपका सेम है। हम लोग कभी कभी अवधि में बोल देते हैं, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ गुलाब भाटी को लाने की। नहीं, पर आंचलिकता तो थोड़ी रहती है। हालांकि आंचलिकता तो होनी भी चाहिए ना। हाँ, वो आंचलिकता को क्षेत्रवाद से तो नहीं कंफ्यूज कर रहे, क्योंकि अब मैं थोड़ा गंभीरता से विचार भी करना चाह रहा हूँ उनके आरोप पे, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि किस पहलू को लेकर के ये कह रहे हैं। बहुत सवाल इनका एकदम जेन्युइन जायज है। तो भावुक होने की आवश्यकता नहीं हम लोगों को। मुझे लगता है कि मैं कैसे ये कर पाऊंगा कि मैं तंजौर या चिदम्बरम के किसी गांव का किस्सा 3 ताल में सुनाऊं, क्योंकि वो मेरा अनुभव नहीं है। मेरी पहचान, मेरी प्रज्ञा, मेरी चेतना, ये सब मेरी दहलीज की बनी हुई चीज़ें हैं। तो उसमें मैं अपनी दहलीज की चीज़ों को लेके आऊँगा। जाति की बात उन्होंने क्यों कही ये मुझे समझ में नहीं आया, हाँ है ना। क्योंकि मनुवाद मतलब अभी खरगोश खरहा खा रहे थे हम, है ना। नहीं, मनुवाद एक प्रचलित शब्द है अभी। मनु तो हम में से कोई भी नहीं है। आपका नाम कमलेश, मेरा नाम पानिनी, ये कुलदीप। मनु कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। वेयर इज मनु? जो सेल्स था टीम में हमारे यहाँ, हमारे सेल्स टीम में मनु तो खन्ना है।
नहीं, मनुवाद जो है वो प्रचलित शब्द है, उसका एक तात्पर्य होता है, पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कभी झलके नहीं, हालांकि कोशिश क्या मतलब कभी झलकना ही नहीं चाहिए, पर अगर अनायास कहीं हो रहा है तो हम इसकी चिंता कर सकते हैं। तो लाइटर नोट सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ पे लग रहा है कि मनुवाद दिखाई दे रहा है या अभिजात्यवाद दिखाई दे रहा है या क्षेत्रवाद दिखाई दे रहा है। क्षेत्रवाद के मामले में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मेरी सांस्कृतिक चेतना उस क्षेत्र की ही होगी, और इसलिए मैं हमेशा उस क्षेत्र की ही सांस्कृतिक चेतना पे बात कर पाऊँगा। मैं कोंकणी परिवारों के तरीके पे या मद्रास के चेन्नई के मछुआरों के तरीके पे या मलयाली महिलाओं के गीत पे बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी चेतना से बाहर की चीज़ है, उसका मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर है तो बहुत टूरिस्टिया अनुभव है ना, वो कोई जेन्युइन नहीं, वो भी हम देते रहते हैं। टूरिस्टिया अनुभव तो दे ही सकते हैं, टूरिस्टिया अनुभव जहाँ जितना डाल सकते हैं उतना हम लोग डाल देते हैं। नहीं, वो कई बार हम लोग क्षेत्र वाली बात तो ये हो गई। अभिजात्य वाली बात ये है कि बहुत ही देसी देहाती ठुर्रा बातें हम लोग करते हैं, और कई लोग अगर सुने इसको शहरी परिषद में कहें कि का है कि का मन इतना बड़ा बड़ा मैनेजर बन के बैठा है, कौन तरह की बात करते हैं लोग। तो हम लोग को तो ये कहा जाता है कि आप अपने देहाती पने से बाहर निकलिए और इसको थोड़ा सा और मॉडर्न किए, तो हम लोग कहते नहीं, हमारा रस इसी में है, हमारा आनंद इसी में है, हमारा कलेवर ही यही है। तो ये दूसरी बात मुझे अभिजात्यवाद वाली समझ में आई नहीं। मनुवाद वाली तो बिल्कुल बात इनकी सही है, क्योंकि 3 अगड़े बैठ करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से इनको मनुवाद लग रहा हो। हमको अगर कोई कार्यक्रम बनाना होता है तो हम उसके पीछे जातीय सर्वेक्षण करते नहीं हैं कि हमारी जाति के ही उपयुक्त लोग मिलेंगे तब हम करेंगे, या अगलों के पीछे उपयुक्त लोग मिलेंगे तब करेंगे। 3 लोग थे जो एक साथ काम कर रहे थे, उनको लगा कि एक पॉडकास्ट करना चाहिए। कथ्य महत्वपूर्ण है ना, कहा क्या जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो अब नागार्जुन पंडित थे, है ना, और कविताएं लिखते रहे वो दलित चेतना की, तो अब आप उनको या सुदामा पांडे धूमिल, उनकी कविताओं को आप देख लें, तो अब आप बहुत गहरी बहस में चले जाएंगे अगर यहाँ पे नहीं, लेकिन फिर भी पर इस कार्यक्रम में उतनी गहरी बहस होनी नहीं चाहिए। तो राजेंद्र यादव के यहाँ भी एक बार हंस में इसके ऊपर बड़ी बहस चल चुकी है कि दलित कविता दलित की कविता है या दलितों पर कविता है, और इस बहस का कोई समाधान निकला नहीं है ना। तो आप अगर इसका समाधान 3 ताल में चाहते हैं तो हम बता दें, हम लोग बहुत चपलंडुस लोग हैं, इतना गंभीर और विषय में हम लोग बहुत बात कर नहीं पाते। आंचलिकता तो अपनी है जो है, हम कभी कभी दूसरे प्रदेश के लोगों को थोड़ा जलील करते हैं। जैसे मैं ही बोल चुका हूँ शायद, या ताऊ ने बोला था, याद नहीं मुझे, कि मध्य प्रदेश में लोग और गैया छोटी होती हैं, तो उसको प्लीज़ क्षेत्रवाद से नहीं जोड़े। वो थोड़ा सा वो हंसी मजाक करते हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में आप लिख के भेज दीजिए 4 बातें, हम इसी चिट्ठी में पढ़ेंगे। और फिर भी आप स्पेसिफिकली बताना चाहते हैं कि किन बातों से आपको इन तमाम वादों की बू आई, तो आप स्पेसिफिकली बताइए कि इन वाक्यों में। तो उदाहरण दे भैया, तो हमको सुधारने का मौका मिलेगा, और अगर हम कोई गलती ऐसी कर बैठे हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ही वैचारिक पतन की ओर जाने वाले संकेत हैं, तो हम उसके लिए क्षमा भी मांग लेंगे आपसे। उदाहरण तो दीजिए भाई। हाँ, चलिए, और भेजिएगा प्रभात जी, प्रभात रंजन, थैंक यू। अगली चिट्ठी है शर्मा जी का लड़का, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ब्रैकेट में अल्प वेतन भोगी, 156 विधानसभा, हरदोई, उत्तर प्रदेश। बाबा ताऊ और सरदार को अवरोही क्रम में प्रणाम। जय हो जय हो जय हो। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। 10 सितंबर को एक पछुइया हवा आई और कान में जय हो बोलकर पता नहीं कहाँ बह चली, शायद लाइब्रेरी निकल गई होगी। जिस दिन 100वें एपिसोड में खुरपेच, ब्रूस भाई और पंकज के द्वारा लफंदरई चल रही थी, उसी दोपहर को अचानक गाना ऐप में खून से खत लिखने के टिप्स 3 ताल के 99वें एपिसोड पर नज़र पड़ी। पूरे शरीर में सिहरन से हुई। लगा कि शर्मा जी का लड़का समय यात्रा करके 2010 में पुरानी मील कॉलोनी के पीछे खलिहान में पहुंच गया है, जहां रानू, सुदामा और मिश्रा जी जैसे परम लौझड़ी मित्र ज्ञान दे रहे हैं कि खत में दर्द को कैसे बयां किया जाए। परम लौझड़ी मित्रों के लौझड़ी क्या होता है? लौझड़ से बना है लौझड़ी। अच्छा, लौझड़ आप यूज करते हैं इसको? हाँ, हम तो बहुत लौझड़ हो यार तुम है। तो वही मतलब
लोझल का मतलब भी लोझल है। हाँ अच्छा वही है, डा है उसमें। मित्रों के मशवरे, ये वाला सही था। हाँ झा भी है। हाँ। क्षेत्रवाद। मित्रों के मशवरे सुनने के बाद सहमति जताई कि अपनी बेइंतहा मोहब्बत को साबित करने और अपनी प्रेयसी को इम्प्रेस करने के लिए प्रेम पत्र लिखकर नीचे खून से शर्मा जी के लड़के को अब अंगूठा लगाना है। जब एपिसोड सुनना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि तन मन में लहरें उफान मार रही हों। पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। अब मैं तीन ताल का नियमित श्रोता हूँ। ट्विटर के ज़रिए मैं कुछ तीन तालियों से जुड़ भी गया हूँ। प्रणव और राघवेंद्र भाई से लखनऊ जाकर मिल भी आया था, जहाँ दोनों ने तीन ताल के 100वें एपिसोड का आंखों देखा वृतांत भी सुनाया। इंतज़ार है अब अगले ऐसे एपिसोड का, अगले ऐसे कार्यक्रम का जिसमें सभी तीन तालिये एक साथ दोबारा एकत्र हों। शर्मा जी का लड़का, हरदोई विधानसभा। जय हो। वाह। इन्होंने पहले भी लिखा है। हाँ शायद लिखा है। हाँ इन्होंने पहले भी लिखा है। अगली चिट्ठी है सुमन की, भागलपुर बिहार से। ताऊ गोड़ लागे छीहों, बाबा प्रणाम। अंगिका, देखिए मैथिली, अंगिका, भोजपुरी लगातार। बाबा प्रणाम, प्रणाम ही लिखा। प्रणाम। हाँ, सरदार भाई नमस्ते, मेरा नाम सुमन है। वो शेखर सुमन वाला सुमन समझिएगा, सुमन रंगनाथन वाला नहीं। पूरा नाम है सुमन वत्स। बहुत बारीक खेल रहे हैं तो सुमन रंगनाथ है। पूरा नाम है सुमन वत्स। हमारे यहाँ बीच में पिताजी का नाम जोड़ने की परंपरा नहीं है। नागार्जुन के साथ कोई फिल्म थी ना सुमन रंगनाथन की। अरे याद तो आ गई, चेहरा तो आ गया आंखों के सामने। घुंघराले बाल। वो गाना भी नहीं याद रहा है, गाना बहुत पॉपुलर था वो। कौन गाना रहा, खोज लेंगे। हाँ, तो पिताजी का नाम जोड़ने की परंपरा नहीं है बीच में, इसलिए गुस्ताखी ना समझी जाए, सिर्फ अपना नाम लिखा। भागलपुर बिहार का रहने वाला हूँ। बताना ये चाह रहा था कि तीन ताल दिल की और जीने को क्या चाहिए, वही गाना है। सुमन याद नहीं आ रही है उस गाने में। उस गाने में बताना ये चाह रहा था कि तीन ताल किसी जीवाणु की तरह भीतर घुस गया है। इत्तेफाक देखिए कि तीन ताल सुनना भी मैंने कोरोना काल में ही शुरू किया, 2021 के शुरुआती महीनों में, और आज 2 साल पूरा हुआ चाहते हैं। कहीं भी रहें तीन ताल सुनना ही है, वीकेंड ख़त्म होते होते। खैर, हम जैसा एक आदमी सुने ना सुने, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको ये बताए ना बताए, आपको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि अब मेरे लिए बताना ज़रूरी हो गया है। बस ये समझिए कि अब हम सीक्रेट लवर बनकर नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, स्वभाव ही नहीं है। फिर अफेयर चले ना चले, लेकिन बताना तो लाजमी है किसी पॉइंट के बाद। इतने दिनों तक बस मज़े लूटते रहे, कुछ ना कहा तो क्या फ़ायदा। पतंग है ना, एक डोर से कटती है तो दूसरी डोर तैयार रहती है उसे जोड़ने के लिए। जीवन की यही तो खूबसूरती है, लेकिन मेरी अब तक कटी नहीं। तीन ताल से जुड़े अपने डोर की बात कर रहे हैं, और दिली ख्वाहिश है कि कभी कटे भी ना आपसे। मतलब कट्टी कभी ना होए, बट्टी बनी रहे, अक्खज हो जाए। अपने पुरखों के मुंह से यही आशीष सुन के बड़े हुए हैं, जिसका शायद ये मतलब होता है कि आपका सब कुछ जुआ के चिम्मड़ हो जाए, आप इतना जिएं। तो हमारा नाता भी जुआ के चिम्मड़ हो जाए, यही आशा रहेगी। अब आप लोगों से प्यार ही इतना हो गया है, क्या करें। एक छोटी सी कहानी है कि एक सज्जन रोज़ घर के बाहर गार्डन में टंगी बत्ती ऑन छोड़ करके दफ्तर चले जाते थे, और एक पड़ोस का लड़का रोज़ उनके जाने के बाद गार्डन में घुसता और बत्ती ऑफ कर देता। दोनों में ना कोई बातचीत, ना कोई जान पहचान। कुछ सालों तक ऐसे ही चला। फिर अंकल को कहीं दूसरे प्रदेश जाना पड़ गया, तो इन सालों में दोनों के बीच एक रिश्ता बना, लेकिन दोनों कभी ये जान नहीं पाए कि दोनों ऐसा क्यों करते थे। तो गुरुजी, ना हम वो अंकल बनना चाहते हैं और ना वो लड़का, इसलिए आज चिट्ठी लिखती। हाँ तेरे साहब, ये तो बहुत भयंकर वाला है। वाह। झूठ नहीं बोलेंगे, हफ्ते भर इंतज़ार तो रहता है तीन ताल का। एक ऐसा पॉडकास्ट भी है जिसमें लगभग सब कुछ मिल जाता है। ताऊ की गंभीरता से गुदगुदाने वाली इंटेलेक्चुअल लाइनें, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हों। बाबा के रूप में सफ़ेद बाल दाढ़ी वाला एक प्रोडिगल चाइल्ड, जो अपने खनकती रजनीगंधा मिश्रित देहत्तड़ लेकिन सोफिस्टिकेटेड विश्लेषण से किसी के भी चीथड़े कर दे, और वो दांत निपोड़ के हंसता कुढ़ता रह जाए। और कुलदीप सरदार, एक भोला भाला ऑर्थोडॉक्स लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट संचालक। कुलदीप सरदार का ये ऑर्थोडॉक्स अंदाज उनके न्यूज़ एनालिसिस में भी दिखता है। तीनों के अंदाज बयां करें तो अगर तीन ताल को एक कल्ट कॉमेडी मान लिया जाए तो ताऊ होंगे उत्पल दत्त, बाबा होंगे नीलू फुले। नीलू फुले का चेहरा भी सामने आ गया बहुत दिनों के बाद, और कुलदीप जी उसमें अजय देवगन बन के काम चला लेंगे। गुस्ताखी माफ, आपने चाहा तो फिर लिखूंगा। जय हो। सुमन, भागलपुर बिहार।
वाह भाई लगता है सुमन सिनेमा मजा ला वाला दिए। आदमी है भाई। हाँ मजा ला दिए एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल। और अक्खज वर्ड जो है ना मैं बहुत यूज करता हूँ। हाँ ताऊ का प्रिय शब्द है अक्खज। अक्खज क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? आई थिंक अक्षय से बना है। अक्षय, अच्छा अक्खज हो कबर बिज्जू जो होता है ना अक्खज होता वो अक्खज होता है। गया। हाँ, जिद्दी, जिद्दी नहीं, कभी जिसका मरे क्षय ही ना नहीं। हो। हाँ समझ गया, अक्खड़ जैसा साउंड किया इसलिए मुझे लगा। अगली चिट्ठी है रितेश राज की आरा से। आज बहुत सारी चिट्ठियां सब बिहार से ही हैं ऑलमोस्ट, एक दो को छोड़ के। एक दो को छोड़ के कहाँ, नहीं, तो दूसरा ही है और तीसरा है ये। हाँ दरभंगा, भागलपुर, आरा। आरा। नमस्कार, मेरा नाम रितेश राज है और मैं आरा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ और पहली बार लिख रहा हूँ। वो होता है पहला प्यार, पहली दोस्ती और भी चीज़ें जो जीवन में पहली बार होती हैं वो जीवन भर याद रहती हैं। वैसे ही अगर ये पहली चिट्ठी मेरी शामिल हो जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार किसी को पत्र लिख रहा हूँ। मैं भी 3 तालियाँ बन चुका हूँ। मैंने पहली बार आपका 100वां एपिसोड सुना अभी 2-3 दिन पहले और सोच रहा था कि हम पहले क्यों नहीं मिले, मैंने कितना कुछ मिस किया। लेकिन जब से शुरू किया है सुनना, जब भी समय मिलता है आपको सुनता हूँ। कुलदीप भैया को मैं लल्लन टॉप की वजह से जानता हूँ, लेकिन बाबा और ताऊ से परिचय नया ही हुआ है। मुझे पिछले कुछ महीने रीवा शहर में रहने का मौका मिला, तो वहाँ की बोली मुझे बहुत अच्छी लगी। जब भी बाबा उस भाषा में बात करते हैं तो और अच्छा लगता है। दरअसल वहाँ बघेली बोलते हैं और बघेली अवधि के काफ़ी करीब है। हम कभी कभी इधर वाली उठा लेते हैं ना, इलाहाबाद के पास। हाँ, मुझे 100वां एपिसोड बहुत अच्छा लगा था, खासकर वो खाने वाला पार्ट जो आपने कद्दू के बारे में बताया। चूँकि मैं बिहार के आरा से आता हूँ और जब से होश संभाला है, मुझे जब से चीज़ें याद होनी शुरू हुई हैं तब से मैंने भोज में बड़ी हाथी कान वाली पूरी के साथ बुनिया और दम आलू की सब्ज़ी यही खाया है। मेरे पिछले कुछ महीनों में मेरे रीवा निवास में मुझे वहाँ भोज खाने का मौका मिला, तो मुझे कद्दू की सब्ज़ी भी खाने को मिली। ये मेरे लिए एक अलग और अच्छा अनुभव था। बाकी आगे भी लिखता रहूँगा। आप तीनों को जय हो। रितेश राज, आरा। वाह जय हो, बहुत बढ़िया लिखत रहा भाई। आरा कहीं के बारे में है क्या ये? आरा जिला घरबा तो कौन बात के जरबा, या ये किसी भी जिले में लगा देते हैं? वो 2-3 जिले हैं। आरा एक है इस तरफ है बलिया, 2 उस तरफ बलिया है। जिला घर बात का बात के आरा, छपरा, बलिया, ये ट्रायंगल है। ये बरमुडा ट्रायंगल है हम लोग का। इधर धंसी तो फंसी। वो बक्सर जिला घरबा वो भी होता है, बलिया जिला घरबा वो भी होता है। अगली चिट्ठी रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। हाँ। नमस्कार, मैं भी 3 तालियाँ, 3 ताल के 3 सितारे, कमलेश ताऊ जी, पाणिनी बाबा, कुलदीप सरदार जी को सप्रेम नमस्कार। पिछला पॉडकास्ट बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगा, खास करके आज के संदर्भ में। चरण स्पर्श तो आजकल के बच्चे आउट ऑफ फैशन मानकर चलते हैं। बड़े शहरों में, खास करके दिल्ली में, नमस्ते का प्रचलन मैंने देखा, पर ये नमस्ते सबके लिए उचित नहीं है। बराबर के लिए तो ठीक है, चल सकता है, पर लड़के जब बुजुर्ग को नमस्ते करते हैं तो ठीक नहीं लगता। पर गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, खास करके हमारे यहाँ, अपने बड़ों को पूरा सम्मान दिया जाता है और आज से नहीं, वर्षों से ये चला आ रहा है। परिवार में ऐसा बनाया गया है कि पापा चाचा के दोस्तों का भी चरण स्पर्श करना आवश्यक है, चाहे वो कोई भी हो। हमें आज भी याद है जब हमारे बाबूजी थे और जब हमारे घर में हमारे पुरोहित या गुरुजी आते थे तो उनका पूरा चरण स्पर्श ही नहीं, उनका पैर पखारा जाता था। बाबूजी एक थाल लेकर, लोटा में शुद्ध जल लेकर पंडित जी के पैर धोते थे और पैर धोकर अपने माथे पर से, अपने गमछा से उनका पैर पोंछते थे और थाली के जल को हम लोग पूरे घर में छिड़कते थे और आज तक ये परंपरा हमारे घर में चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। बच्चों को जब घर में ये शिक्षा मिलेगी तो वे भी बाहर जाकर इसका पालन करेंगे। मेरा एक लड़का यूएस में है। हम जब भी वहाँ जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरते हैं और मेरा बेटा जब चरण स्पर्श करके अभिवादन करता है तो मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। ताऊ का एक बात हमको बहुत अपने जैसा लगा। प्रणाम को अपनी भाषा भोजपुरी में गोड़ लागत बानी कहते हैं, और ये ख़ास इसलिए कि मेरे बच्चे कहीं से भी फ़ोन पर हों या सामने इसी का उच्चारण करते हैं। इसके अलावा हम देश विदेश कहीं भी 2 बातें नहीं भूलते, अपना पहनावा और भोजपुरी में बात करना। एक बार हम यूएस में एक मॉल में थे तो हमारी मैडम जो साड़ी पहनी थी, एक अंग्रेज़ी महिला ने उन्हें रोक कर ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोली, आई लाइक योर साड़ी। हमें बहुत अच्छा लगा उस महिला से अपने पहनावे की तारीफ़ सुनकर। और चलते चलते एयर इंडिया के विमान में एक महिला पर एक तथाकथित सभ्य पुरुष द्वारा लघुशंका कर देना, इस पर तो मैं यूएस के 16 घंटे के डायरेक्ट फ़्लाइट में स्वयं देख चुका हूँ। बिजनेस क्लास यात्रियों के चोंचले अलग हैं।
ये बातें इकोनॉमिक क्लास वालों में कम देखने को मिलती हैं, जबकि उनकी संख्या प्लेन में बहुत ज़्यादा होती है। पत्र लंबा हो रहा है। रेलवे के कंबल एक्सप्रेस का वर्णन अगले पत्र में। सबकी जय हो। रामजी ओझा, बिहिया, भोजपुर, बिहार। रामजी जी बहुत बढ़िया पत्र आप लिखे। बस हमका एक ही चीज़ नहीं पसंद आवत है कि ठीक है गो धोए के छिट्टा मारे फिनाइल नहीं होता है किसी का धोया हुआ पैर के धोवन से प्रणाम करने से, चरण स्पर्श करने से सम्मान का जो पुट है वो पूरा हो जाता है। तो पानी मत छिचकारिए, क्योंकि फिनाइल नहीं हुआ है, वो पानी है और वो दरअसल गंदा पानी है, क्योंकि उसमें पैर धुल करके तमाम सारा बैक्टीरिया धूल मट्टी सब आएगा हुआ है, वो ठीक ना आई है। हाँ, मतलब वो सम्मान की अति है। सम्मान सिर्फ आपका ठीक न लागी कि हम ये कह रहे हैं, मुला तहनो हम कह दे। पर एक बात इन्होंने अच्छी बोली, पूरा देश ही एक विमान है जहाँ बिजनेस क्लास के चोचले हैं, जबकि इकोनॉमी वाले बहुत ज्यादा है। दुनिया का कहानी यही सच है। बिल्कुल। तो ये आज की आखिरी चिट्ठी, और इसमें एक माफ़ीनामा कि इसमें से कई चिट्ठियाँ काफ़ी पहले की आई हुई थी, पर चिट्ठियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि हम उनको शामिल नहीं कर सके। अभी भी बहुत चिट्ठियाँ बची हुई हैं, तो जो बची हैं, जो ताज़ा आई हैं चिट्ठियाँ, वो इसमें शामिल नहीं कर पाए हैं कुछ, तो वो आगे वाले एपिसोड्स में ज़रूर शामिल करेंगे। और ये वादा है कि कोई भी चिट्ठी हम छोड़ेंगे नहीं, सब एक एक करके शामिल करेंगे। तो हाँ, थोड़ा अपना थेराप्यूटिक बुलशिट कम कर लेंगे और चिट्ठियों को एक बार बढ़ा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा सब। बिल्कुल। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि 125वें एपिसोड में एक बड़ा हिस्सा हम चिट्ठियों को और लोगों की प्रतिक्रियाओं को, पत्रों को समर्पित कर सकते हैं। तो अब से 4-5 एपिसोड, मेरे ख्याल से 120वां है। हाँ, ये 120वां। चार ठाई और जिन की इच्छा आकांक्षा लिखना भेजना शुरू कर दीजिए, वॉइस नोट, चिट्ठियाँ। बाद में कहोगे कि अंकल जी कहाँ गए और लड़का कहाँ गया। हाँ यार, ये वॉइस वाला मिस कर रहे हैं बहुत टाइम से। बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ भी सुनने में आ जाती है ना नाम के साथ। कुछ लोग प्लीज़ इस बार वॉइस नोट्स भेजें। और कलम की इतनी बात हम लोग व्हाट्सएप कौन से नंबर पे करेंगे? 9953332303 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 3 ताल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए अभी, तो इसी नंबर पे आप हमें एक मैसेज करके लिख दो कि हमें भी जोड़ लीजिए, या मैं भी 3 तालिया, तो आपको ऐड कर लेंगे। या जो ईमेल आईडी है radio@aajtak.com, उस पर भी आप भेज सकते हो। और आपको चिट्ठियाँ लिखनी है कि आप क्या देख रहे हैं, हमने तो बता दिया। आप क्या देख रहे हैं आजकल और क्या नहीं देख रहे हैं, ये भी बताइए। और कलम के साथ जो आपके तजुर्बे हैं, रोटोमैक, रेनॉल्ड्स का ढक्कन तोड़ता था मैं हाथ में फंसा के 2 उंगलियों के बीच में, जोर से मारिए उसको। तो वो मेरे एक शगल था कि अपने दोस्तों से लेकर कान साफ करने में करना नहीं चाहिए लोगों को। बहुत बढ़िया होता है। रेनॉल्ड का ढक्कन बेस्ट रहा अभी तक, सबको ट्राई किया। रेनॉल्ड का जवाब, उसका शेप जो है ना, चपटा होता था एक तरफ से, फावड़े की जैसा था, हल्का सा कर्वी रहता था, लगता भाई चम्मच मिल गई। उसको निकालिए, फिर कागज में पोंछ दीजिए। कलम और कागज का इससे बढ़िया उपयोग। और तलाक जो कुत्ते से शादी करने के लिए किया गया, या तलाक के बाद कुत्ते से शादी की गई, कुत्तों के बारे में आप जो कहना चाहते हैं वो भी लिखिए। और अगर एयरलाइंस ऐसी गो फर्स्ट टाइप की भुक्तभोगी हैं, तो बहुत दिन बाद रिकमेंडेशंस हैं, हाँ देखें उनको, उनके बारे में भी आप पता लिखें, या कुछ आपने नया देखा है तो उसके बारे में बताएं। 121वें एपिसोड में हम मिलते हैं। जय हो।